का स्वागत है टाइम्स नाउ भारत के विशेष कार्यक्रम लेट्स डिकोड में। और आज इस कार्यक्रम में हम संभल की 2024 में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी यानी कि मास्टरमाइंड के घर की हुई कुर्की के मामले, दीपासराय इलाके का इतिहास और यहां पर पुलिसिया एक्शन को डिकोड करेंगे। तो आइए हमारे साथ डिकोड करें आखिर संभल में इस वक्त क्या चल रहा है। दरअसल जब कोर्ट के आदेश के बाद 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामिया मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे हो रहा था, उस दौरान जो है बड़ी संख्या में एक हिंसा जो है वो भड़की थी। और हिंसा में न सिर्फ लोग मारे गए बल्कि बड़े पैमाने पर पुलिस वाले घायल हुए और साथ ही साथ कोर्ट के आदेश पर हो रही कोर्ट कमिश्नर कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश हुई और कमिश्नर्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई कि उनकी जान ली जा सके। लेकिन उसके बाद पुलिसिया एक्शन ताबड़तोड़ हुआ तो पुलिस ने गिरफ्तार किया गुलाम नाम के एक शख्स को, जिसका नाम जुड़ा शारिक और साठा से, जो कि इसी संभल के दीपासराय इलाके का रहने वाला था और जिसपे 5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। गुलाम के ऊपर आरोप लगा कि उसने संभल हिंसा में अपराध करने के लिए कुछ लड़कों को बंदूकें दिलवाई जो कि पाकिस्तानी मेड थी और हथियार दिलवाए जिनसे हमला हुआ, जिसमें लोगों की मौत हुई और पुलिस वाले भी घायल हुए। उसके बाद एक पुलिस ने जांच को शुरू किया तो इस मामले में तमाम पहलू सामने आए और फिर शारिक साठा की क्राइम कुंडली खुलती गई। बाद में पता लगा कि किस तरीके से शारिक साठा ने दुबई में बैठकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की थी, जहां पर उसका मकसद दो समुदायों के बीच में वैमनस्य पैदा करने के साथ साथ लोगों की जान लेनी थी। और यही वजह है कि इस मामले में एक मुकदमा हत्या का भी शारिक साठा के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया। और शारिक साठा का जो पीछे ये घर आप इस वक्त जो है वो कुर्क होते हुए देख रहे हैं, जहां पर उसकी चल और अचल दोनों संपत्तियों को फिलहाल जो है वो कुर्क किया जा रहा है, वो ये दिखाता है कि किस तरीके से पुलिस जो है वो लगातार कानूनी नियमों के मुताबिक जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि शारिक साठा आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया। दरअसल शारिक साठा शुरुआत में जो है वो गाड़ियों का एक चोर था और देश के अलग अलग हिस्सों से गाड़ियां चोरी करके वो बेचता था और गैंग चलाता था। इसके अलावा उसने अपना गैंग बनाया था, उस पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट और तमाम आर्म्स एक्ट के तहत जो है वो मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 66 मुकदमे इस हिंसा के पहले दर्ज थे, जो कि यूपी के अमरोहा, संभल से लेकर दिल्ली तक दर्ज हुए थे। लेकिन फिलहाल जब इस मामले में पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया तो पता लगा कि फिलहाल वो गोल्ड स्मगलिंग के कारोबार में है और दुबई में जाकर बैठा है और फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वो देश छोड़कर यहाँ से निकल गया था। लेकिन दीपासराय का ये इलाका कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ इस लिहाज से कि शारिक साठा इसी इलाके का रहने वाला था जो कि संभल की 24 नवंबर 2024 की पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड था। दरअसल ये दीपासराय इलाका है जो कि कुख्यात रहा है अपराधियों के लिए और यहाँ पर चंद अपराधियों ने इस पूरे इलाके को बदनाम किया। लेकिन जो अपराधी और जो आतंकी यहाँ से जुड़े वो नाम बेहद बड़े थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था एक UIS का चीफ मौलाना असीम उमर, जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका के ड्रोन हमले में 2019 में मारा गया। इसके अलावा यहाँ पर तमाम इस तरह के जो एक्टिविटी जिसमें लोगों को सांप्रदायिक तौर पर जो है वो उकसाना, लोगों को प्रभावित करना, वो सारे काम जो है यहाँ पर होते थे। इसके अलावा क्राइम कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के लोग आने से डरते थे। ये इलाका बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता है, यहाँ पर पुलिस की चौकी तक मौजूद नहीं थी। और संभल हिंसा के बाद यहाँ पर पुलिस ने न सिर्फ चौकी का निर्माण किया बल्कि पुलिस ने यहाँ पर ATS का सेंटर भी स्थापित किया और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई। जब संभल हिंसा हो चुकी उसके बाद ये नजर में आया कि इस इलाके में जो बिजली की सप्लाई होती है उसमें 80 से 85% तक का लाइन लॉस है, यानी कि 100% अगर 100 यूनिट बिजली जाती है तो सिर्फ 15 यूनिट का बिजली का बिल जो है वो सरकार को राजस्व के तौर पर प्राप्त होता है। और ऐसे में जब एक के बाद एक पुलिस प्रशासन ने संभल के दीपासराय के इस इलाके में कार्रवाई शुरू हुई तो ये तय हो गया कि शारिक उर्फ साठा के ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ तो शारिक साठा के खिलाफ वारंट और उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी हुए, लेकिन उसके बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। और ऐसे में नियमों के मुताबिक धारा 84 और 85 का पालन करते हुए फिलहाल जो प्रशासन है उसने न सिर्फ कुर्की का नोटिस दिया बल्कि अब उसकी प्रॉपर्टीज को कुर्क करना भी शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर उसकी इस एक प्रॉपर्टी से हुई है जो कि उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और उसके 3 भाई भी उसके इसमें हिस्सेदार हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शारिक साठा कहाँ है।
पुलिस लगातार इस बात को लेकर साफ है और संभल के एसपी के बिश्नोई ने भी ये साफ किया है कि अगर खुद शारिक साठा जो है वो लौटकर नहीं आता है तो जल्द ही भारत सरकार की जो क्राइम की नोडल एजेंसी है जो इस मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा सकती है, वो सीबीआई, उसके जरिए इंटरपोल से एक आरसीएन जारी करवाकर चाहे वो किसी भी देश में हो उस भगौड़े अपराधी को भारत लाने की कोशिश भी की जाएगी। और ये भी कहा है पुलिस ने कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर अगर वो कोर्ट में नहीं भी पेश होता है तो उसे इस मामले में सजा सुना दी जाएगी। ऐसे में सवाल बहुत सारे थे कि संभल आखिर इस तरह से अपराध और अपराधियों का गढ़ लंबे समय तक क्यों बना रहा। वो इस वजह से बना रहा कि न यहाँ पर सिर्फ अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भी मिला बल्कि 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद शारिक साठा पर कोई बड़ा एक्शन कभी हुआ ही नहीं। इन्हीं गलियों में उसका नाम कुछ लोग बड़े फक्र से लेते रहे और उसका डर दिखाकर पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करने से भी रोका जाता रहा। जब यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचते थे तो उनके मन में डर रहता था कि अगर वो अवैध कनेक्शन के तारों को काटेंगे, लोगों से बिजली का बिल मांगेंगे तो उनके खिलाफ लोग हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। यही वजह है कि जब इस इलाके में तमाम अवैध कटिया के कनेक्शन हटाए गए तो बड़े पैमाने में पुलिस फोर्स तक को लगाना पड़ा। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जब कार्रवाई शुरू होती गई तो आज नतीजन यहाँ पर यूपी पुलिस और प्रशासन पहुंच चुका है कि उसने शारिक साठा के खिलाफ फिलहाल कुर्की का काम जो है वो पूरा कर लिया है और उसके घर को कुर्क कर लिया गया है। और पुलिस ने ये साफ संदेश दिया है कि संभल हिंसा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी पीड़ितों को न्याय भी दिलाया जाएगा। और आज जिस तरीके की तस्वीर संभल के दीपा सराय इलाके में खास करके दिखी है वो ये दिखाती है कि एक 24 नवंबर 2024 का दिन था जब कोर्ट के आदेश में दखल डालने की कोशिश लोगों ने की थी और आज का दिन है जब कोर्ट के आदेशों के तहत शारिक उर्फ साठा के घर की कुर्की हुई है। तो एक भी आदमी इस कोर्ट की कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में नहीं दिखा बल्कि तमाम चेहरे यहाँ पर खुशी में भी नजर आए कि कम से कम एक अपराधी जिसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हो रही है बल्कि उसकी बदनामी का दाग भी जो है वो दीपा सराय और संभल के इलाके से धोया जा रहा है। तो आज लेट्स डिकोड में संभल के दीपा सराय से सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे आपके साथ फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।